नमस्कार, 24 घंटे की 24 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से आ रही है। यहां के लोनी इलाके में पुलिस और पब्लिक आपस में भिड़ गए हैं। गुस्साए लोगों ने आगजनी और पथराव भी किया। इसी दौरान फायरिंग में एक शख्स को गोली लग गई। लोनी में एक 60 साल के बुजुर्ग को 9 साल की बच्ची से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बच्ची के परिवार वाले और लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले की सही से जांच नहीं कर रही है, सही से छानबीन नहीं कर रही है। लोगों का आरोप यह भी है कि नहीं पुलिस ने सही धाराएं लगाई हैं और न ही बच्ची का मेडिकल टेस्ट करवाया है। लोनी में तनाव की स्थिति बनी हुई है, आपको बता दें, और गाजियाबाद के सभी थानों की पुलिस को घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ पुलिस आपको नजर आ रही है और एक तरफ ये हंगामा जो हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने खूब हंगामा किया है, पुलिस से उनकी भिड़ंत भी हो गई है। मामला है एक 60 साल के बुजुर्ग ने एक 9 साल की बच्ची का रेप, उसके चलते ये हंगामा हुआ है। और साथ में आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी की ये घटना है जहां पर 60 साल के बुजुर्ग ने 9 साल की बच्ची का रेप किया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, आगे के लिए कोई कार्रवाई नहीं करी। और पुलिस वालों ने मुझे धमकी दी कि आप 2-4 दिन कहीं बाहर रह लो, चाहे अपनी ताई के यहाँ जाओ, चाहे मौसी के यहाँ जाओ, चाहे बुआ के यहाँ जाओ, कहीं बाहर रह लो। आप अपने घर पर 2-4 दिन नहीं आएंगे और ना कहीं फोन करेंगे, ना किसी को बताएंगे। ये धमकी दी पुलिस ने मुझे, और हमारी लड़की के साथ में बलात्कार भी किया और हम लोगों पे लाठीचार्ज भी करी पुलिस वालों ने। तो इस वक्त शक्ति हमसे बात करेंगे, हमारे संवाददाता इस पर पूरी जानकारी हमें देंगे। शक्ति, अभी क्या और अपडेट मिल पा रही है? जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं काफी हंगामा हुआ है यहाँ पर। देखिए, अभी भी जो लोनी में स्थिति बनी हुई है वह भी अभी तनावपूर्ण है। इस बात से लेकर काफी लोगों में रोष है, गुस्सा है पुलिस के प्रति। बहुत ही इस तरह जो वाकया है ये बेहद गंभीर वाकया है, जहाँ की 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। रेप होने के बाद पुलिस मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है, उसी से ही गुस्सा है ये लोगों ने। हालांकि लोनी में इस समय पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा है, मौके पर डीएम, एसएसपी, डीआईजी इस समय लोनी थाने में मौजूद हैं और लोनी के चप्पे चप्पे में पुलिस का सख्त पहरा है कि कोई। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति, हम तक ये पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह की स्थिति, किस तरह का माहौल अभी यहाँ पर बना हुआ है। उधर संघ प्रमुख मोहन भागवत के विवादित बयान से एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया है। भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व उसकी पहचान है। वो प्राचीन मूल्य है जिनको लेकर आप चलोगे, जिनको लेकर आप बोलोगे, तो सारी दुनिया कहती है कि आप हिंदू हो, क्योंकि उन्हीं को हिंदू मूल्य के नाते पहचाना जाता है। उधर मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। दिग्विजय ने ट्वीट करके मोहन भागवत से सवाल पूछा कि क्या दूसरे धर्मों को मानने वाला भी हिंदू कहलाएगा? क्या हिंदुत्व एक पहचान है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि क्या दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग भी हिंदू ही कहलाएंगे? क्या हिंदुत्व एक पहचान है? यानी कि एक सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ एक हिटलर है, अब 2 हो गए हैं। भारत, भगवान हिंदुस्तान को बचाए। और इससे राजनीति काफी गर्मा गई है, जहां पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके पलटवार किया है मोहन भागवत पर, जिन्होंने कहा कि अगर इंग्लैंड में रहने वाला इंग्लिश है और नहीं करती। ये देश सेकुलर देश है कि हिंदू राष्ट्र है, इसका फैसला नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय 1995 में यह स्पष्ट कर चुका है कि यह हिंदुत्व शब्द एक जीवन शैली को इंगित करता है, इसका किसी भी प्रकार का कोई एक सांप्रदायिक संकेत या प्रभाव नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम असहाय हैं, आरएसएस इस देश को चलाएगी तो देश को संभाल लेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी आरएसएस के रिमोट पर चलें और आरएसएस देश को सांप्रदायिकता का माहौल तैयार करे, ये इस देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कि मोहन भागवत जी जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी आस्था समावेशी हिंदुस्तान में है ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो इन पे, इस तरह के बयानों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आरएसएस की चीफ कह रहे हैं वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में शायद सही हो, लेकिन हमारा एक संविधान है और उसके मुताबिक जो कानून है वही है फाइनल वर्ड। उनके दिमाग में जो चीज़ बन रही है वो होने वाली नहीं है और भारत एक सेकुलर मुल्क है,
जो संविधान को, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसी के अनुसार चलेगा। मोहन भागवत ने हिंदुत्व पर विवादित बयान दिया तो वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर का मुद्दा उठाकर मामला गरमा दिया। मुस्लिम नेताओं ने तोगड़िया के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। राम मंदिर विश्व हिंदू परिषद के एजेंडा में गत 30 वर्षों से है, आगे भी रहेगा और जब तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर नहीं बनेगा उनके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस पर हम सब लोग अमल करेंगे। तमाम हिंदुस्तानियों को उस पर अमल करना चाहिए। और जो तोगड़िया की तरफ से ये बयान आया है, हम समझते हैं ये अफसोसनाक है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। सिर्फ हिंदू भावनाओं को भड़काकर देश के अंदर एक जहर पैदा करके, समाज के अंदर विभाजन पैदा करके ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनकी मंदिर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के एक कदम से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ सकती है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस्लामाबाद में विदेश सचिवों की बातचीत से पहले अलगाववादी नेताओं को बातचीत के लिए न्योता दिया है। इस न्योते को कश्मीर के अलगाववादी गुटों ने कबूल भी कर लिया है। यह प्रस्तावित बातचीत 19 अगस्त को दिल्ली में होनी है। इनमें मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी और शब्बीर अहमद शाह को बुलाया गया है। को अगर आप माइनस करेंगे, अब तक भी जितनी बातें दोनों मुल्कों के दरमियान डायलॉग हुआ, बिकॉज ऑफ कश्मीर, वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं थी, क्योंकि कश्मीर को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। इस प्रकार की नकारात्मक यदि कोई घटनाक्रम रहेगा तो निश्चय ही इससे रिश्तों के सुधार में बहुत अधिक लाभ नहीं मिलता। अलगाववादी संगठनों की इस मुलाकात पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। सरकार ने पूछा कि किस दबाव में इस बातचीत को मंजूरी दी जा रही है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अलगाववादियों को न्योता देते हैं और उसके बावजूद ये सरकार मौन है। सरकार को इस मुल्क को बताना चाहिए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव उनके ऊपर है। अलगाववादी ग्रुप है, उनके साथ बातचीत करना, मैं समझता हूँ कि उस जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंध को सुधारने के लिए जो कोशिश हो रही है उसमें ये रुकावट पैदा कर सकता है। पाकिस्तान को अगर ये गलतफहमी है कि किसी को बुलाकर बात करके अपना पक्ष का समर्थन करने के लिए तैयार कर सकता है, तो ये उनकी भूल होगी, ऐतिहासिक भूल होगी। किसी भी हिंदुस्तान के हिस्से के बारे में कोई भी बात हिंदुस्तान के बाहर सेपरेटिस्ट लीडर्स के साथ बैठ के की जाए, वो काफ़ी अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है, उसकी हम लोग मजम्मत करते हैं। अब बात पाक की नापाक हरकत की करते हैं। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान ने तीसरी बार सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर की 20 चौकियों पर गोलीबारी की है। बीएसएफ के जवानों ने भी जवाब दिया। गोलीबारी में पिंड इलाके के एक युवक इसमें जख्मी हो गया। वहीं गांव के लोग काफी सहमे हुए हैं। अभी जगह जगह गोलियां और रॉकेट लॉन्चर के छल्ले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने पिछले 9 दिनों में 14वीं बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। 25 अगस्त को दोनों देशों के विदेश सचिवों की मुलाकात होनी है। पाक के लगातार सीजफायर के उल्लंघन पर सरकार जहां बैकफुट पर नजर आ रही है, वहीं विरोधियों ने हमले तेज कर दिए हैं। सेना है या जो हमारे विदेश मंत्रालय है, ये उनका दायित्व बनता है कि वो पाकिस्तान पर इस तरह का दबाव बनाए कि ऐसी स्थिति पैदा न करें जिससे और तनाव हमारा बढ़े। निश्चित रूप से यह वार्ता के में समाधान की दिशा में नहीं बल्कि समस्या पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं इन घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। कलकले से आप पाकिस्तान को कोई मैसेज नहीं देते। आज आप कोई सख्त बात नहीं कह रहे। आंखें खोलिए, देखिए क्या हो रहा है। देश की सिक्योरिटी का सवाल है। प्रधानमंत्री जी बहुत बोल चुके हैं, अब आप कम से कम कुछ चीजें करके दिखाइए। ये लोग जानना चाहते हैं। बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन टूटने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में सुशील मोदी बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के समय सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने अपनी एक सभा में संकेत दिए हैं कि सुशील मोदी ही बिहार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। रूडी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सुशील मोदी बीजेपी का चेहरा बनेंगे। रूडी के इस बयान से साफ जाहिर हो जाता है कि बीजेपी सुशील मोदी को ही बिहार की गद्दी देने की जुगत में लगी हुई है और सुशील मोदी के ही नेतृत्व में बीजेपी बिहार विधानसभा में दांव आजमा सकती है।
हजारों करोड़ के शारदा चिटफंड घोटाले में आज फिल्म निर्माता अर्पणा सेन को प्रवर्तन निर्देशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया। अर्पणा सेन शारदा ग्रुप की मैगजीन परोमा की एडिटर थी। पिछले साल अप्रैल में सामने आए इस घोटाले में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड और असम के लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए थे। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में छानबीन कर रहा है, जांच में जुटा हुआ है कि शारदा ग्रुप ने किस तरह कंपनी एक्ट का उल्लंघन किया। गाजियाबाद के इंद्रापुरम के एक अस्पताल में डॉक्टर्स को बीएसपी विधायक अमरपाल शर्मा और उसके साथियों ने जमकर पीटा। एक्सीडेंट में घायल कुछ लोगों को ट्रीटमेंट न मिलने से नाराज थे बीएसपी विधायक। डॉक्टर्स ने इंद्रापुरम थाने में मामले की रिपोर्ट करवाई। कल रात जायलो कार से हुआ था ये एक्सीडेंट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से यमुनोत्री की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। यहां खराब मौसम और बिजली कड़कने से पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गाड़ी पर आ गिरा, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह गाड़ी में फंसे दूसरे लोगों को बचा लिया। फिलहाल रास्ता खोलने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। एहतियातन यमुनोत्री की तरफ जाने वाले यात्रियों को भी रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। तकरीबन 5 लाख लोग इस बाढ़ की वजह से बेघर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच, बिजनौर, श्रावस्ती और लखीमपुरी खीरी में हालात इतने बेकाबू हो गए कि मदद के लिए सेना का हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बिजनौर और लखीमपुर में बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया है कि 24 घंटे में ही 5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। अचानक आई बाढ़ में सैकड़ों गांव रातों रात जल समाधि ले चुके हैं। हजारों लोग इस सैलाब में लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश भी शुरू नहीं हो पाई है। यूं तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है, लेकिन 5 जिलों में तो बाढ़ का ऐसा हाहाकार है कि लोगों को न सिर्फ बेघर होना पड़ा है, बल्कि सड़क पर रात गुजारनी पड़ रही है। बेघर हुए लोगों पर बारिश की मार। हजारों लोगों को राहत का इंतजार। उत्तर प्रदेश में अचानक आए बाढ़ से बेघर हुए लोगों तक कोई राहत नहीं पहुंच पा रही है। कई इलाकों तक तो प्रशासन का पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। बाढ़ से बेघर हुए लोगों को सिर छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। यूपी पर कुदरत की सबसे बड़ी मार। नेपाल से बेतहाशा पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। दरभंगा, सुपौल, सहरसा, पूर्वी चंपारण और नालंदा में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। दिल्ली के आरके पुरम में एक लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। लड़की ने मकान मालिक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि मकान मालिक आते जाते उसे परेशान करता था, उसके साथ छेड़छाड़ करता था। लड़की के आरोप के बाद पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। और अब एक ऐसी खबर जो आप सबके लिए जरूरी हो सकती है। मध्य प्रदेश में मोबाइल की बैटरी फटने से एक 8 साल का बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना छतरपुर जिले के हिनौता थाने के धूरापूर्वा गांव की है, जहां बच्चा रहता। बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं गुजरात के वडोदरा में एक तेंदुआ कुएं में फंस गया, जिसको निकालने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ा, यानी कि चारपाई का सहारा। दरअसल जंगल में घूमते समय ये तेंदुआ कुएं में गिर गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने रस्सी के सहारे खाट को नीचे उतारा, फिर उस खाट के सहारे तेंदुए को बाहर निकाला गया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तेंदुए को इस चारपाई यानी खाट के सहारे रस्सी से बांधकर ऊपर की तरफ लाया जा रहा है। तेंदुआ इस कुएं में गिर गया था, जिसके बाद प्रशासन को और पुलिस वालों को इत्तला की गई और खाट के सहारे इस तेंदुए को बाहर निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। बात करते हैं जन्माष्टमी के महोत्सव की। देश भर में आज भी जन्माष्टमी का त्योहार बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। हालांकि देश के कई हिस्सों में कल भी जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया, लेकिन इस्कॉन टेम्पल और मथुरा वृंदावन ने आज जन्माष्टमी मनाई है। वहीं मुंबई में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी की धूम नजर आ रही है।
ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, मथुरा और मुंबई की। दिल्ली में आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर को, इस्कॉन टेम्पल है ये, जहां पर जिसे धूमधाम से सजाया गया है। पूरी शिद्दत के साथ श्री कृष्ण के आने का इंतजार किया जा रहा है। मथुरा जिसे कृष्ण की नगरी कहा जाता है, वहां पर भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। सभी लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही है। कानपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मंदिरों को धूमधाम से सजाया गया है और जन्माष्टमी का महोत्सव, ये त्योहार पूरे जश्न और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही मुंबई की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर दही हांडी का उत्सव हर साल मनाया जाता है और इस बार भी काफी धूम नजर आ रही है। साथ ही इलाहाबाद और इंदौर की भी ये तस्वीरें हैं जहां पर मंदिरों में धूम आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं दादर और वर्ली की। दादर में आप देख सकते हैं किस तरह से दही हांडी का ये उत्सव मनाया जा रहा है। बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आते हैं उस उत्सव पर और बड़े ही जोश के साथ इसे मनाया जाता है। साथ ही वर्ली की भी कुछ तस्वीरें हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं जहां पर दही हांडी का ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश के कोने कोने से लोग मुंबई के दही हांडी उत्सव में हिस्सा लेने आते हैं। ठाणे में स्पेन के गोविंदाओं ने सभी का दिल जीत लिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से गोविंदा की धूम आज आपको हर तरफ देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबई के दही हांडी की तस्वीरें हैं जहां पर ये उत्सव काफी उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर स्पेन के गोविंदाओं ने सभी के दिल को जीत लिया। हमारे देश में लोकप्रिय नहीं है बल्कि 7 समंदर पार से भी यहाँ पर लोग आते हैं और इस त्योहार का मजा उठाते हैं। हम देख रहे हैं कि स्पेन से आए हैं लोग जो कि यहाँ पर 10 घर का मानवीय मनोरा यहाँ पर खड़ा करेंगे और दही हंडी जो है लगाई है उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे। हर साल यहाँ पर स्पेन से लोग आते हैं और इसी तरह से दही हंडी का त्योहार में शामिल होते हैं। देख सकते हैं कई सारे स्पेन से लोग आए हैं जिसमें लड़कियाँ भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं और बड़े जो उसके साथ उनका एक अलग यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म के साथ यहाँ पर वो अभी दही हंडी को सलामी देंगे। यहाँ पर जो यहाँ का लोकल गाना बजाया जा रहा है उस गाने पर वो झूम रहे हैं। जितने भी यहाँ पर दही हंडी की पताकाएं हैं उन सब के साथ मिलकर यहाँ पर वो इस हंडी को फोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाते हैं बहुत ही ऊपर तक है ये हंडी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज कर सकते हैं सरेंडर। 2 साल से आपको बता दें लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में है असांज।